आज लेकर के आए हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक और पार्ट, एक और टॉपिक। इस टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी की। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी और इसी टॉपिक के रिस्पेक्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसे हम कहेंगे ART, जिसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहते हैं। कपल में से जो चाहते हैं अपने बेबी प्रोड्यूस करना, प्रॉब्लम केवल मेल में हो सकती है, प्रॉब्लम केवल फीमेल में हो सकती है, कभी कभी दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। क्लीवेज, सेल डिवीजन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फीमेल बॉडी में नेचुरली होता है, लेकिन हमने क्या किया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसमें लैब के अंदर, पेट्री डिश के अंदर आइडियल कंडीशन, टेम्परेचर दे करके फर्टिलाइजेशन कराया जाता है बॉडी से बाहर। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू की इस अमेजिंग पेन किलर सीरीज में, जहां पर हम सभी लोग हर चैप्टर के की पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। और पूरा का पूरा ये सेशन कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक को कैसे पढ़ना है, किन टॉपिक को किस तरीके से याद करना है, इन सारी बातों को, जहां जहां आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, जहां जहां छोटे छोटे बातों पर भी आपको दर्द होता है, उन सारी बातों को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। और उसी सीरीज में आज लेकर के आए हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक और पार्ट, एक और टॉपिक, जहां पर हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जहां रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस किया जाएगा। नीट के आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो इस टॉपिक से क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट और कई बार कंफ्यूजिंग भी हो जाते हैं। कई सारे टॉपिक यहां पर समझने में दिक्कत आती है और बच्चे वहां पर रीजनिंग नहीं जान पाते। रीडिंग तो कर लेते हैं लेकिन रीजन नहीं समझ पाते। तो आज उन्हीं बातों को फटाफट से समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और यहां भी आपका जो छोटा मोटा दर्द है उसको कंप्लीट कर लेंगे। लाओ शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए, क्योंकि समय हमारे लिए बहुत कीमती है और इस टॉपिक को हम फटाफट से शुरू करेंगे। इस टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी की। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी और इसी टॉपिक के रिस्पेक्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसे हम कहेंगे ART, जिसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहते हैं। आर्ट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले समझेंगे इनफर्टिलिटी क्या होती है। भारत जैसे देश में या फिर पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होती है, सबसे पहले इसको समझते हैं। इनफर्टिलिटी के क्या क्या कॉज हो सकते हैं और फिर इनफर्टिलिटी को कैसे करेक्ट किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। फटाफट से, बहुत ही छोटा सा सेशन होगा, क्रिस्प होगा, कंसाइज्ड होगा, बट कंसेप्चुअल होगा। तो अंत तक बने रहिएगा। फटाफट से देखते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी का बेसिक मीनिंग समझें तो इनफर्टिलिटी का मतलब है जब कपल अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाते, हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे चाह कर भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। उन्होंने सारा मेथड ट्राई कर लिया, सेक्सुअल कोहैबिटेशन फॉर 1 और मोर ईयर, 1 साल या उससे ज्यादा समय से भी अगर वो ट्राई कर रहे हैं फिर भी फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही, उनके बेबी प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, इसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी समस्या है, पूरे विश्व में बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है। डेटा कहता है कि हर 10 में से 1 इंसान वर्ल्ड वाइड, 10 में से 1 इंसान वर्ल्ड वाइड इनफर्टाइल है। क्या मीनिंग है इनफर्टिलिटी का? मतलब यहां पर आप जो समझ पा रहे हैं इसको बिल्कुल ठीक आप समझ पा रहे हैं कि इनफर्टिलिटी क्या है। इनएबिलिटी है टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन या ऑफस्प्रिंग इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। किसी भी टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किया जा रहा, किसी भी टाइप का कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं हो रहा। सेक्सुअल कोहैबिटेशन के बावजूद भी अगर कोई कपल अपने खुद के बच्चे, अपने बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। और ये समय 1 दिन या 1 सप्ताह या 1 महीने नहीं, पूरे 1 साल या उससे ज्यादा समय से अगर कोई कपल ट्राई कर रहे हैं अपने बेबी प्रोड्यूस करने के फिर भी नहीं कर पा रहे, इसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो इनफर्टिलिटी में आप देखेंगे ये कैन अफेक्ट एनीवन, हैज मेनी कॉजेज, इसके बहुत सारे कॉज होते हैं। बात करते हैं इसके बारे में। मेन फर्टिलिटी जो होती है, मेन फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी मींस अ मैन अनेबल टू इम्प्रेग्नेट अ फर्टाइल फीमेल। किसी फर्टाइल फीमेल को वो इम्प्रेग्नेट नहीं कर पा रहा, उसे प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहा, उसके बॉडी में सीमेन का ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, डिफेक्टिव स्पर्म है उसके। वाइल फीमेल की इनफर्टिलिटी जो होती है, इट मींस दैट वुमेन कैन नॉट कंसीव। मतलब प्रॉब्लम किसी मेल या फीमेल, दोनों में से किसी में भी हो सकती है। कपल में से जो चाहते हैं अपने बेबी प्रोड्यूस करना, प्रॉब्लम केवल मेल में हो सकती है, प्रॉब्लम केवल फीमेल में हो सकती है, कभी कभी दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है और कभी कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक जानकारी या बेसिक हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। कई बार केवल साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती।
आप देखेंगे अगला पॉइंट समझाएगा, द रीजन फॉर दिस कुड बी फिजिकल। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट अगर प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, तो फिजिकल हो सकता है, कोई कॉन्जेनाइटल या जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, ड्रग्स हो सकते हैं, किसी इम्यूनोलॉजिकल एक्शन की वजह से, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, या कई बार केवल साइकोलॉजिकल हो सकता है, लाइफ स्टाइल की वजह से हो सकता है, लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, ड्रग्स का एडिक्शन, बहुत ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करना, या फिर सिगरेट स्मोकिंग करना, टोबैको का कंजम्पशन करना, किसी भी ऐसी ड्रग का कंजम्पशन करना जो बॉडी में जाकर के इंटॉक्सिकेशन कर देता है, टॉक्सिसिटी कॉज करता है, और उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। इंडिया में अगर कहा जाए, ऑफन फीमेल इज ब्लेम्ड, फीमेल को ब्लेम किया जाता है। ब्लेम करना तो सबसे आसान काम है, किसी को भी कर दीजिए। इंडिया में या ऐसी कंट्रीज में फीमेल्स को कहा जाता है कि दे आर मेनली द कॉज बिहाइंड इनफर्टिलिटी। वो बच्चे इसलिए नहीं पैदा हो रहे हैं कि फीमेल में प्रॉब्लम है, लेकिन मोस्टली प्रॉब्लम्स मेल्स में होती है। तो एनसीईआरटी साफ साफ कहती है किसी कपल के लिए चाइल्डलेस होने के लिए ब्लेम फीमेल को किया जाता है, लेकिन ऑफन द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर की प्रॉब्लम होती है ये। तो इनफर्टिलिटी को अगर हम समझें, वर्ल्ड वाइड लार्ज नंबर ऑफ कपल आर इनफर्टाइल, लार्ज नंबर ऑफ कपल आर इनफर्टाइल। इनफर्टिलिटी क्या है? कपल्स अपने बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी प्रोटेक्टिव मीजर का, किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव दवाई का या मेडिसिन का मेथड का इस्तेमाल नहीं करने के बावजूद भी बेबी प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। ये भी एक समस्या है। मतलब अगर हम कहें एसटीडी की बात अगर आप समझते हैं, अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है समाज में अवेयरनेस होना, लेकिन कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ तब तक अधूरा है जब तक रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इनफर्टिलिटी की बात डिस्कस ना की जाए। तो बात आती है, पॉइंट आता है कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स बनाई गई हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बनाई गई हैं जो डायग्नोज करती है उन प्रॉब्लम्स को और करेक्टिव मेजर्स प्रोवाइड करती है इन डिसऑर्डर्स का। हाउएवर वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मतलब कई बार ट्रीटमेंट दे करके, मेडिकेशन दे करके इसे सही किया जा सकता है। इसीलिए ये जानना जरूरी है रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम क्या है। कई बार छोटी मोटी प्रॉब्लम जो होती है केवल मेडिकेशन से सही हो जाती है, डाइट को ठीक करने से हो जाती है, अपनी लाइफ स्टाइल को सही करने से हो जाती है, किसी ड्रग के इस्तेमाल को कम करके या ना करके की जा सकती है, एक्सरसाइज की वजह से की जा सकती है, बॉडी में वाइटामिन की डेफिशिएंसी को करेक्ट करके किया जा सकता है, मिनरल डेफिशिएंसी को करेक्ट करके किया जा सकता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सकता है। मतलब मेल हो या फीमेल, इनफर्टिलिटी के कॉज को पहले आइडेंटिफाई किया जाए और सही करेक्शन किया जाए। यही है पर्पस, यही है गोल। इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ और छोटी छोटी बातें हैं, जरा मैं उसको बताता हूं। छोटे छोटे पेन वहां भी आ सकते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स को जानना जरूरी है। यहां भी आप देखेंगे कुछ साइंटिस्ट ने इनफर्टिलिटी को रिलेटिव स्टेरिलिटी कहा है इनफर्टिलिटी कैन बी ऑल्सो कॉल्ड, इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव स्टेरिलिटी। इसे हम रिलेटिव स्टेरिलिटी कहते हैं। बस थोड़ा सा फर्क जो है उसे समझें। रिलेटिव स्टेरिलिटी क्यों कहा है? क्योंकि स्टेरिलिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसे हम कंप्लीट इनेबिलिटी कहते हैं। जब हम इनफर्टिलिटी को कंपेयर करते हैं स्टेरिलिटी से, तो स्टेरिलिटी का मतलब होता है कंप्लीट इनएबिलिटी। कंप्लीट इनएबिलिटी, जब हम बात करते हैं कंप्लीट इनएबिलिटी को, कंप्लीट इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, गैमीट का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, स्प्रिंग्स, या हम लिख लें गैमीट्स का प्रोडक्शन ना हो। जैसे किसी की टेस्टिस या ओवरी ही निकाल दिया जाए, वो भी कंप्लीट स्टेराइल है। ध्यान से सुनिए, किसी की टेस्टिस या ओवरी निकाल दिया जाए, वो पूरी तरह से स्टेराइल हो चुका है। स्टेराइल मींस टेस्टिस काम ही नहीं कर रही, ओवरी काम ही नहीं कर रही, स्पर्म या ओवम का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा। मतलब वो पूरी तरह से इनएबल हैं कि वो अपनी ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सके। लेकिन आप देखें कि स्टेरिलिटी जैसा ही हो गया। इनफर्टिलिटी में टेस्टिस होते हुए भी एक इंसान अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, टेस्टिस के होने के बावजूद भी स्पर्म नहीं बन रहे, ओवरी होने के बावजूद ओवम नहीं रिलीज हो रहा, या फिर ओवरऑल कहें टेस्टिस या ओवरी तो है लेकिन अगर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं हो रही, उसे कहते हैं इनफर्टिलिटी, इनफर्टाइल।
इसका मतलब इनफर्टिलिटी में चांस बाकी है, उसे करेक्ट किया जा सकता है। स्टेरिलिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां कोई करेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं रिलेटिवली अगर देखा जाए कि बोथ आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स, जिस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं कि एक कपल इनफर्टाइल है, दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, और स्टेरिलिटी भी एक ऐसी कंडीशन है जहां ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। इसका मतलब दोनों बातें लगभग एक जैसी हैं, लेकिन डिफरेंस जब बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस, तो आप बताओगे एक ऐसा डिफरेंस है, एक ऐसा बड़ा डिफरेंस है कि स्टेरिलिटी पूरी तरह से किसी कपल को इनेबल बना देती है, उसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन ही खत्म हो चुका है। तो यहां पर इन दोनों में जो थिन लाइन डिफरेंस है उसे आपको इस डेफिनेशन से समझ लेना है कि इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी क्या होती है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो ये आता है कि इनफर्टिलिटी को फिर साइंटिस्ट कहते हैं कि इनफर्टिलिटी दो टाइप की हो सकती है। इसे आइडेंटिफाई किया गया है दो तरीके की परेशानियों को, और बताया गया है कि इनफर्टिलिटी एक होती है जहां पर इसे कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी, एक है प्राइमरी लेवल पे हो और दूसरी है जिसे कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो यहां पर आपको ये दो टर्म भी समझ लेना चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या है। प्राइमरी का मतलब होता है शुरू से ही, शुरुआत से ही अगर किसी कपल ने एक भी बेबी प्रोड्यूस नहीं की है, नेवर कंसीव्ड, और वो अब प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे। अब हो सकता है कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया हो, ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव रहा हो जिसकी वजह से अब पूरी तरह से गैमेट प्रोडक्शन ही खत्म हो गया। मैंने कहा लाइफ में कभी कंसीव नहीं किया है कपल ने, उनकी एक भी ऑफस्प्रिंग्स नहीं है, तो आप लिखेंगे व्हाट इज प्राइमरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मींस द कपल हैज नेवर कंसीव्ड, द कपल हैज नेवर कंसीव्ड, नेवर कंसीव्ड, कभी अपना बेबी प्रोड्यूस किया ही नहीं है बेचारों ने, नेवर एवर, कभी नहीं। तो कह रहे हैं अभी इन्होंने अपनी लाइफ में अपनी प्रेगनेंसी प्रोजनी देखी ही नहीं है, उसे कहते हैं प्राइमरी। बट सेकेंडरी वाली कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है। अगर हमने कहा किसी कपल ने ऑलरेडी दे हैव कप चाइल्ड, अ कपल विद अर्लियर प्रोड्यूस्ड देयर ऑफस्प्रिंग, प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग, उनकी एबिलिटी थी, ऑफस्प्रिंग उन्होंने प्रोड्यूस की है अर्लियर, एक बच्चा या दो बच्चा ऑलरेडी है, लेकिन जब वो दोबारा तिबारा अगर प्रेगनेंसी करना चाहते हैं, तिबारा कंसीव करना चाहते हैं, या फ्यूचर में कभी कंसीव करना चाहते हैं, अब नहीं कर पा रहे। एक बच्चा या एक से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी हैं, लेकिन फ्यूचर में धीरे 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 किसी वजह से फ्यूचर में अगर उनको इनफर्टिलिटी हो गई हो, तो कह रहे हैं अर्लियर दे हैव कंसीव्ड बट नाउ दे आर नॉट एबल टू conceive, now not able to conceive। दोनों बातों में जो फर्क है इस बात को समझिए। प्राइमरी मतलब एक भी बच्चा नहीं है, सेकेंडरी मतलब एक बेबी ऑलरेडी है या अर्लियर कंसीव वो कर चुके हैं, प्रेगनेंसी कर चुके हैं, बट अब नहीं कर पा रहे। तो पॉइंट ये है कि इनफर्टिलिटी के पॉइंट्स को देखा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या कॉज है। इनफर्टिलिटी के कॉज में मैंने कहा मेल में ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन हाँ अगर फीमेल की प्रॉब्लम है या मेल की प्रॉब्लम है तो पहले उसे आइडेंटिफाई किया जाए, उसे मेडिकेशन के थ्रू करेक्ट किया जाए, और अगर फिर भी नहीं करेक्ट हो पा रहा है तो फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाए। अगर मेल और फीमेल के इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स को आप देखेंगे तो आप देखें क्या क्या खास चीजें देखने को मिलती हैं। आप देखें मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी के कुछ आपको साइन दिखाई देते हैं, जैसे फीमेल्स में इररेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो होते हैं उनके इररेगुलर आते हैं। नॉर्मली 28 दिन की साइकिल होती है, तो कभी कभी वो 35 डेज में चली जाती है और कभी कभी बहुत जल्दी आ जाती है, मतलब टाइम फिक्स नहीं होता, अचानक से ऊपर नीचे हो रहे हैं डेज। डिफिकल्टी इन गेटिंग प्रेग्नेंट एंड प्रॉब्लम्स विद ओव्यूलेशन होती है। मेल्स में स्पर्म काउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या मेल्स में इरेक्शन से रिलेटेड डिसफंक्शन हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसे इंपोर्टेंस कहते हैं। अगर हम बात करें कुछ टर्म्स यहीं पर लिख लें, जैसे मेल्स में इफ देयर इज लो स्पर्म काउंट, नॉर्मल स्पर्म काउंट 200 to 300 मिलियंस होता है, हमें सबको पता है 200 to 300 मिलियन स्पर्म काउंट होते हैं, लेकिन अगर यही स्पर्म काउंट लो स्पर्म काउंट हो जाए तो लो स्पर्म काउंट की कहानी में अगर आप देखो इसे कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया।
ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। अगर यही स्पर्म काउंट ऑलमोस्ट निल हो जाए, खत्म हो गया, बिल्कुल बहुत ज्यादा कम हो गया, ऑलमोस्ट निल हो जाता है, तो इसे कहते हैं अजूस्पर्मिया। अजूस्पर्मिया ऑलमोस्ट निल काउंट हो गया। अगर डिफेक्टिव मॉर्फोलॉजी है, डिफेक्टिव मॉर्फोलॉजी है, अगर स्पर्म की मॉर्फोलॉजी डिफेक्टिव है तो इसे कहते हैं टेराटोजूस्पर्मिया। इसे कहते हैं टेराटोजूस्पर्मिया। अगर स्पर्म की मॉर्फोलॉजी टेढ़ा मेढ़ा स्पर्म है, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया, टेल का स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा, आड़ा टेढ़ा, जो नॉर्मली स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने पढ़ा है, अगर वो डिफेक्टिव है, मॉर्फोलॉजिकली स्पर्म अगर सही नहीं है, डिफेक्टिव है, तो उसे टेराटोजूस्पर्मिया कहते हैं। अगर स्पर्म मोटाइल नहीं है, एब्सेंस ऑफ स्पर्म या प्रेजेंस ऑफ, लिखेंगे लैक ऑफ मोटिलिटी इन द स्पर्म, डिफेक्ट इन मोटिलिटी या लैक ऑफ मोटाइल स्पर्म्स जिसे कहते हैं, मोटाइल स्पर्म्स जिसे कहते हैं, मोटाइल स्पर्म, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स लिखेंगे, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म लिखेंगे तो इसे लिखते हैं अस्थेनोजूस्पर्मिया। क्या कहते हैं? अस्थेनोजूस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया या एस्थेनोजूस्पर्मिया कहते हैं। लैक ऑफ मोटाइल स्पर्म, डिफेक्टिव इन मॉर्फोलॉजी, अगर मॉर्फोलॉजिकली डिफेक्टिव स्पर्म है तो टेराटोजूस्पर्मिया, निल स्पर्म है तो उसे अजूस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट है तो उसे ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। तो कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी है। अब क्या हो सकते हैं इनके पीछे कॉज? बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम हुआ या कोई और सिंड्रोम हुआ, सिंड्रोम रिलेटेड डिसऑर्डर, या हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर किसी डिफेक्ट इन फूड की वजह से हो सकता है, टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकता है, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन या एसटीडी। याद रखेंगे एसटीडी भी वन ऑफ द कॉज है। STDs are also one of the cause behind infertility. STD, sexually transmitted diseases, are also one of the cause behind infertility, cause of infertility. तो अब पॉइंट ये है कि कैसे करेक्ट किया जाए, उनके पीछे क्या क्या टेक्नोलॉजी लगाई जाए। मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम्स को मेडिकेशन से दूर किया जा सकता है, दवाई दे करके करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी ये दवाइयां भी काम नहीं आती, तो ऐसे में फिर हमें केवल एक ऑप्शन बचता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसे आर्ट कहा जाता है। एक ऐसी कलाबाजी, एक ऐसी कला जिसके थ्रू कोई भी कपल जो इनफर्टाइल हो चुका है, उसके सारे के सारे हमने मेथड ऑप्ट कर लिए, लेकिन नहीं पॉसिबिलिटी बनी, तो अब हम जाते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज पे। और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो आप देखोगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जिसे आर्ट कहा जाता है, ये ट्रीट करता है इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, जिसमें इट इंक्लूड द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट दैट हैंडल एग्स एंड स्पर्म्स। एक ऐसी टेक्नोलॉजी खोजी गई जिसमें एग्स और स्पर्म्स को प्रॉपरली हैंडल करके फर्टिलाइजेशन या तो बॉडी से बाहर या बॉडी के अंदर कराया जाता है, और फिर एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं, बच्चे बनाए जा सकते हैं। भले ही ये थोड़ा कॉस्टली प्रोसीजर है, स्किल्ड प्रोसीजर है, इसके लिए अच्छी स्किल की जरूरत पड़ती है, इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, थोड़े पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, लेकिन एक टेक्नोलॉजी ऐसी खोजी जा चुकी है जिसकी मदद से ऐसे कपल जो इनफर्टाइल हैं और वो सक्षम हैं, उनके पास पैसे हैं, तो दे कैन ऑप्ट फॉर देयर ओन ऑफस्प्रिंग्स बाय दिस टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं? इस टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें तो इट इन्वॉल्व्स द साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स अ कपल टू कंसीव, जिसमें दो तरीके की मेथोडोलॉजी, एक इन विट्रो कहा जाता है और एक होता है इन वाइवो। जहां टर्म का मतलब समझेंगे, इन विट्रो में विट्रो का मतलब होता है, इन विट्रो सिंथेसिस का मतलब होता है इन ग्लास, इन विट्रो का मतलब होता है इन ग्लास सिंथेसिस जब की जाती है। जब भी कभी कोई प्रोसीजर ग्लास के अंदर, लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर ग्लास में पेट्री डिशेज में किया जाता है, पेट्री डिशेज में किया जाता है, टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे प्रोग्राम्स में फर्टिलाइजेशन को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और जहां वाइवम टर्म यूज करते हैं, वाइवम
VIVUM, वाइवम यूज करते हैं। वाइवम का मतलब होता है लाइफ या लिविंग बॉडी। तो जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर कराया जाएगा तो वाइवम मीन्स लिविंग बॉडी के अंदर, इसे इन वाइवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी से बाहर कराया जाता है, लैब में कराया जाता है, लेबोरेटरी में ऐसा माहौल बनाया जाता है कि वो नेचुरल जैसा हो, जैसे फीमेल की बॉडी में इनसाइड माहौल होता है वही माहौल बॉडी से बाहर बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं इन विट्रो टेक्नोलॉजी। पेट्री डिशेस या ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है जिसे लैब में सिम्युलेट किया जाता है। सिम्युलेशन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। कभी जिंदगी में कोई आपसे कहे कि सिम्युलेशन का मतलब क्या है, आप बताएंगे इट इज नॉट स्टिम्युलेशन, इट इज सिम्युलेशन। सिम्युलेट करना, सिम्युलेट करने का मतलब लैब में नेचुरल कंडीशन को आर्टिफिशियली क्रिएट करना। जो कुछ फीमेल बॉडी में होता है, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी में नेचुरली होता है, क्लीवेज, सेल डिवीजन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फीमेल बॉडी में नेचुरली होता है। लेकिन हमने क्या किया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसमें लैब के अंदर, पेट्री डिश के अंदर आइडियल कंडीशन, टेम्परेचर दे करके फर्टिलाइजेशन कराया जाता है बॉडी से बाहर। तो क्रिएटिंग नेचुरल कंडीशन इन द लैब इज कॉल्ड सिम्युलेशन एक्सपेरिमेंट। तो यहां सिम्युलेट किया जा रहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, जहां पर फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड देन एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूटरस और फैलोपियन ट्यूब। जिस स्टेज में होगा वो बच्चा, जिस कंडीशन में होगा वो बच्चा, उस स्टेज पे डिपेंड करेगा कि उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करें या यूट्रस में। जैसे कि आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट समझते हो, फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होती है, लेकिन फिर फर्टिलाइजेशन के बाद ये एम्ब्रियो उस फैलोपियन ट्यूब से एंटर करता है यूट्रस में, और यूट्रस में इम्प्लांटेशन होती है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। तो आप देखोगे कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो फैलोपियन ट्यूब में रहती हैं। अप टू 8 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में रहता है। 16 सेल आने के बाद ये धीरे धीरे पहुंच जाता है यूट्राइन कैविटी में, और फिर ये 32 टू 64 सेल्ड स्टेज तक आते आते इम्प्लांट करने लगता है, इम्प्लांटेशन होती है। तो एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट कराया जाएगा या फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कराया जाएगा, ये डिपेंड करता है उसकी स्टेज पे। यहां पर एक और कंडीशन आती है जिसे कहते हैं सरोगेसी, सरोगेट मदर। सरोगेट मदर्स का मतलब होता है एक ऐसी मदर जिसने एग का सोर्स, जिसे एग का सोर्स नहीं माना जाता। एक ऐसी मदर जो केवल अपना वॉर्म देती है। सपोज करें एक ऐसी फीमेल जिसने अपना एग दिया लेकिन उसका यूट्रस अनहेल्दी है। एक ऐसी फीमेल जिसका यूट्रस अनहेल्दी है, अब क्या किया जाएगा, वो अपने एम्ब्रियो को डेवलप नहीं करा सकती, तो क्या किया, उस फीमेल का एग बाहर ले लिया। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद उसके एग को किसी फीमेल की बॉडी में, किसी और फीमेल की बॉडी में, उसके एम्ब्रियो को किसी और की फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो नॉन जेनेटिक मदर, सरोगेट मदर, एक ऐसी मदर जिसके पास जो खुद ओवम का सोर्स नहीं है, लेकिन जिसके पास जिसके बॉडी के अंदर किसी और का एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, उसे कहते हैं सरोगेट मदर। तो या तो हम नेचुरल मदर यूज कर सकते हैं, नॉर्मल मदर यूज कर सकते हैं, कपल में हस्बैंड वाइफ में से वाइफ यूज कर सकते हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ के एग और स्पर्म यूज करने के बाद उसे किसी और फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कराया जा सकता है, जिसे कहते हैं सरोगेट मदर। तो इन विट्रो में फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर ही कराया जाता है और इन वाइवो में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर कराया जाता है। ये फर्क आप याद रखिएगा। इफ द फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, इसे कहते हैं इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। तो अगर आप देखेंगे इस प्रोसेस में, सबसे पहले इन विट्रो की बात करें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं, इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं। आपने बहुत सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। और इस टेस्ट ट्यूब बेबी में आप देखें एक ऐसी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक जिसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर कराया जाएगा, एम्ब्रियो को फर्दर उसके बाद ट्रांसफर कराया जाता है फीमेल की बॉडी में। तो पॉइंट इज द फर्टिलाइजेशन इज परफॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी एंड देन एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इन द फीमेल्स बॉडी। इसे कंप्लीट मिला करके एक टेक्निक कहते हैं, इसे आईवीएफ कहा जाता है। कॉमनली आईवीएफ ईटी के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर जगहों पर आप देखोगे आईवीएफ क्लिनिक लिखा होता है। आईवीएफ ईटी का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसे पूरा कंप्लीट अगर कहा जाए इस पूरे प्रोसीजर को, तो इसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन
एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो सबसे पहली टेक्निक अगर हम बात करें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक में, तो इस टेक्निक में हम क्या यूज कर रहे हैं आप देखिए। इन दिस मेथड, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहा गया है, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया जाएगा जिसमें ओवा को कलेक्ट किया गया है, किसी फीमेल से ओवा कलेक्ट किया गया है। वो फीमेल वाइफ भी हो सकती है, हो सकता है वाइफ के खुद का एग नहीं बन रहा तो डोनर का एग ले लिया, सिंपल समझेंगे। वाइफ का एग नहीं बन रहा तो डोनर का एग ले लिया, हस्बैंड का स्पर्म नहीं बन रहा तो डोनर का स्पर्म ले सकते हैं। तो एग फ्रॉम वाइफ और डोनर, स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड और डोनर, किसी का भी लें। पॉइंट देखिए, द प्रोग्राम इन विच ओवा फ्रॉम वाइफ और डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड और डोनर मेल, ईदर और, जिसके पास जो नहीं है उसको डोनर से कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उसे कलेक्ट करने के बाद इसका फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन को इंड्यूस कराया जाता है अंडर सिमुलेटेड कंडीशन। मैंने कहा सिमुलेटेड कंडीशन मतलब लैब में नेचुरल कंडीशन क्रिएट की गई है। जैसे नेचुरली फर्टिलाइजेशन होता है, एक एक के चारों तरफ कई सारे स्पर्म आते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन केवल एक करता है। एक सॉल्यूशन में स्पर्म एक जेली के फॉर्म में पहुंचता है और एक स्पर्म अंदर फ्यूज करेगा, लेकिन बाकी स्पर्म बाहर ही रह जाते हैं। तो इसे नेचुरली फर्टिलाइजेशन करने को अलाउ किया जाता है। इसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, जिसमें जाइगोट बनने के बाद या जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो को फिर फैलोपियन ट्यूब में, जब तक ये 8 सेल स्टेज में रहेगा, क्लीवेज के बाद जब 8 सेल्ड स्टेज रहेगी तब इसे फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर 8 सेल से ज्यादा है, ये 16 सेल्ड स्टेज में एंटर कर चुका है, तो अब इसे ट्रांसफर करते हैं, इसे यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। तो अगर इसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा तो इस टेक्निक को कहते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसे जिफ्ट के नाम से जाना जाता है। या फिर अगर ये मोर देन 8 ब्लास्टोमियर वाली स्टेज है तो इसे ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस में। सिंपल कहानी क्या कहती है, मैं जो सिंपल तरीके से समझाना जानता हूं, चाहता हूं आपको समझाना। आप देखें, एग को लिया वाइफ या डोनर से, दूसरा मैंने कहा स्पर्म लिया हस्बैंड या डोनर से। हमारे पास दोनों में से कोई भी अवेलेबल है, हमने डोनर या हस्बैंड का स्पर्म ले लिया और एक नहीं कई सारे स्पर्म्स जो थे, जो डोनर से हमें मिले थे, उसको हमने एग के ऊपर डिपॉजिट कर दिया। जब इसे एग के ऊपर डिपॉजिट किया तो फर्टिलाइजेशन केवल एक स्पर्म करेगा, लेकिन हमने ट्राई किया कि स्पर्म से इसके ऊपर जाएं और फर्टिलाइजेशन करें। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहेंगे जाइगोट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये स्ट्रक्चर बनेगा, इसे कहते हैं जाइगोट। ये जाइगोट बन चुका है। अब ये जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड करना शुरू करेगा, 1 से 2 सेल बनाएगा, 2 से 4 सेल बनाएगा, क्लीवेज करेगा। करते करते एक ऐसी स्टेज आएगी जब ये अप टू 8 सेल्ड होगा या मोर देन 8 सेल्ड होगा। ध्यान से देखें, ये अगर अप टू 8 सेल्ड स्टेज है तो इसे ट्रांसफर किया जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। कहां ट्रांसफर किया जाएगा? ट्रांसफर्ड इन फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा। और ये अगर मोर देन 8 सेल्ड स्टेज है, अगर ये 16 सेल्ड स्टेज है, 16 सेल्ड या उससे ज्यादा है, तो देन इसे ट्रांसफर किया जाएगा। इट इज ट्रांसफर्ड इनटू यूटेराइन कैविटी, यूटेरस में इसे इंप्लांट किया जाएगा। अगर इसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया है तो इसे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। तो जाइगोट या एम्ब्रियो अप टू 8 सेल्ड स्टेज, एम्ब्रियो मोर देन 8 सेल्ड स्टेज मतलब 16 या उससे ज्यादा होगी तो उस स्टेज में इसे ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस में, जिसे हम कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ये मेथड इसी को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हमने बॉडी से बाहर इन विट्रो कराया, जाइगोट को बनाया। जाइगोट बनने के बाद हमने उसे एम्ब्रियो को अलाउ किया कि वो डेवलप करे, फिर उस एम्ब्रियो को हमने ट्रांसफर कर दिया फीमेल की बॉडी में। ये फीमेल वही वाइफ भी हो सकती है, हो सकता है कोई और फीमेल हो। कोई और फीमेल है जो जीन का सोर्स या ओवम का सोर्स नहीं है, उसी को सरोगेट मदर कहते हैं। नॉन जेनेटिक मदर कैन बी सरोगेट मदर। सरोगेट मदर का मतलब वो मम्मी जिसने एग नहीं दिया, बस सिंपल। ये एग जिसने प्रोड्यूस किया है ये उसकी जेनेटिक मदर हो गई।
जो मदर यूट्रस देगी अपना, केवल यूट्रस जहां पर डेवलपमेंट होगा उस एम्ब्रियो का, उसे सरोगेट मदर कहते हैं। बच्चे का जो जेनेटिक कैरेक्टर होगा, जो जीन्स होंगे, वो इस मदर के होंगे, सरोगेट मदर के नहीं होंगे। सरोगेट मदर ने केवल यूट्रस दिया है, याद रखिएगा। अगर हम इसे समझें, अगर इसे हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझें, थोड़ा और बेटर क्लियरिटी के लिए, आप देखो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा, क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, ओवरी के अंदर हार्मोन देकर के ओवरी के अंदर एग प्रोडक्शन को स्टिमुलेट किया। ये देखो, हमने एग को स्टिमुलेट करने के लिए, एग के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए हमने हार्मोन थेरेपी दी। भाई, हमारे हिसाब से एग प्रोडक्शन कराना है, तो हमने जिस फीमेल का एग लेना है, उसका एग लेने के लिए उसके बॉडी में हमने हार्मोन इंजेक्ट किया ताकि वो ओव्यूलेशन कर सके। तो नॉर्मली जैसे फीमेल की साइकिल में होता है, वैसा ही हमने हार्मोन इंजेक्ट करके उसके बॉडी में एग के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर दिया। और यहां देखिए, ये ट्यूब के थ्रू, जिसका ट्यूब यहां पर जाकर के अंदर ओवरी में गया हुआ है, यहां से हम ओवा को कलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड स्टेप है एग पिकअप। तो हमने पहले हार्मोन इंजेक्ट करा ताकि ओवम रिलीज हो सके, ओव्यूलेशन हो सके, फिर हार्मोन का पिकअप कर लिया। अब उस हार्मोन के साथ, उस एग के साथ हमने स्पर्म का एक सस्पेंशन, एक स्पर्म का गाढ़ा घोल है, उस गाढ़े घोल को ले लिया और फिर इधर एग के साथ प्रोवाइड कर दिया, जहां पर ढेर सारे स्पर्म्स, जहां पर ढेर सारे स्पर्म्स आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं, उन अंडों को फर्टिलाइज करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। और ये सारा का सारा प्रोसीजर बॉडी से बाहर हो रहा है, लैब में कराया जा रहा है। ये देखिए, ये एग है, ये एग है। इन एग्स को फर्टिलाइज करने के लिए बॉडी से बाहर एक पेट्री डिश में, एक गोल तश्तरी या प्लेट के अंदर ये फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी, उसको उसके बाद फर्टिलाइजेशन करा लेने के बाद वो एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू होता है। ये एम्ब्रियो 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल स्टेज में जाता है, और फिर उस एम्ब्रियो को अप टू 8 सेल्ड स्टेज में, इसे यूट्रस में या फेलोपियन ट्यूब में, अगर ये अप टू 8 सेल्ड है तो इसे फेलोपियन ट्यूब में, और 8 सेल से ज्यादा है तो इसे यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर इसे यूट्रस में ट्रांसफर किया है या फिर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया है, इन दोनों के लिए अलग अलग नाम रखेंगे, इन दोनों का अलग अलग नाम होगा। इसे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर और इसे जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट कहा जाता है। इसे हम जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर कहते हैं और इसे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं। तो ये आपको डायग्रामेटिकली वही सारे मेथड को समझाने का एक तरीका है, फटाफट से इसको हमने समझ लिया। ये देखिए, इसे और हम समझ रहे हैं एक और तरीके से, एक और तरीका वही सेम चीज का है, जहां पर इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर या जिफ्ट को समझाने की कोशिश की गई है। वही सेम प्रोसीजर है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस देख लीजिएगा, ये चित्र से आपको जल्दी समझ में आ जाए। अब आइए इन वाइवो फर्टिलाइजेशन टेक्निक पे। एक और टेक्निक आती है हमारे पास जिसे हम कहते हैं इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। और जैसा कि मैंने कहा, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन टेक्निक जो होती है, इसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी से, बॉडी के अंदर कराया जाएगा। इन वाइवो फर्टिलाइजेशन को बॉडी के अंदर कराया जाएगा, जहां पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर समझ पा रहे हैं, आप समझिएगा, इसको देखिएगा। कहानी यह है कि करेक्शन ऑफ द टेक्निक, एक ऐसी फीमेल जो खुद ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ध्यान से समझिएगा, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन किसके लिए यूज कर रहे हैं, एक ऐसी फीमेल जो खुद अपना एग नहीं प्रोड्यूस कर सकती। तो अब एग किसी डोनर से चाहिए, बाकी सब ठीक है, उसका यूट्रस हेल्दी है, वो बेबी को बर्थ अच्छे से दे सकती है, बस प्रॉब्लम है कि वो ओवम रिलीज नहीं कर पा रही है, उसके खुद का ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इफ शी कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड सूटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट प्रॉपर हो सकता है, बस प्रॉब्लम थी तो केवल ओवम प्रोड्यूस करने की थी। डॉक्टर्स ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा और उसके बाद इस फीमेल के बॉडी में बाहर से किसी और का ओवम डाला जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इन दिस प्रोसीजर, इन दिस मेथड, ओवम किसी डोनर या किसी और फीमेल से कलेक्ट किया जाएगा, इज टेकन एंड देन ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब। किसी और का ओवम लिया, एक ऐसी फीमेल, जैसे हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड का नाम है रामू और उसकी जो वाइफ है उसका नाम है रीटा। तो रामू और रीटा की शादी हो चुकी है, रीटा के पास ओवम नहीं है लेकिन बाकी सब ठीक है, उसका यूट्रस हेल्दी है, वो प्रेगनेंसी को अचीव कर सकती है।
डॉक्टर को दिखाया तो पता चला ओवम है ही नहीं, ओवम प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में करेक्शन कैसे किया जाए, किसी और डोनर का ओवम रीटा की बॉडी में डाल दिया जाए, रामू का स्पर्म रीटा की बॉडी में डाल दिया जाए, प्रोसेस आराम से हो जाएगा। देखिए कैसे किया गया। कहते हैं कि डोनर का ओवम कलेक्ट किया और फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया फीमेल के। अब वहां पर फर्टिलाइजेशन अंदर की तरफ कराया जाएगा। याद रखिएगा, इन दिस प्रोसीजर, इन दिस मेथड ओवम ऑफ डोनर along with, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, along with स्पर्म्स के साथ ट्रांसफर करते हैं ताकि एफिशिएंसी हाई रहे, या फर्टिलाइजेशन का एफिशिएंसी हाई रहे। along with स्पर्म ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के अंदर इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आप पॉइंट समझे कि इस प्रोसेस में हमने गैमीट ट्रांसफर किया है, इसलिए इसका नाम गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर रखा जाता है। इस प्रोसेस को गिफ्ट कहते हैं, GIFT कहते हैं। ऐसी फीमेल जो खुद अपना ओवम नहीं बना पा रही तो उसके बॉडी में बाहर से ओवम स्पर्म्स के साथ रख दिया जाए तो फर्टिलाइजेशन फास्ट रैपिड होगा, नॉर्मल होगा और फिर वो प्रेग्नेंट हो सकती है क्योंकि उसका यूट्रस हेल्दी है। तो ध्यान से देखिए, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जिसे गिफ्ट कहते हैं, पिछले केस में ZIFT पढ़ा था, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। यहां पढ़ रहे हैं GIFT गिफ्ट, जिसे कहा है 3 स्टेप प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स रिमूविंग एग्स, कंबाइनिंग विद स्पर्म्स एंड इमीडिएटली प्लेसिंग। देखो यहां पर स्पर्म्स के साथ उसे कंबाइन करके अलॉन्ग विद स्पर्म्स इमीडिएट फीमेल बॉडी में डाल दिया जाता है। तो एग विद स्पर्म्स, अलॉन्ग विद स्पर्म्स ट्रांसफर किया जाएगा इमीडिएटली, जहां फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन डन किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा, जिसे कहते हैं इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। वाइवम मतलब फीमेल बॉडी, और फीमेल बॉडी लिविंग बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो इस तरह के प्रोसीजर को हम नाम देते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसे गिफ्ट कहा जाता है। केवल गैमीट मतलब स्पर्म अलोंग विद ओवम ट्रांसफर किया गया है। यहां आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट। आप देखें हमने क्या किया है, एक सस्पेंशन बनाया है, एग का सस्पेंशन है जिसके अंदर स्पर्म्स भी साथ साथ में लगा दिए गए हैं। ये देखिए यहां पर स्पर्म्स भी रख दिए गए हैं, यहां स्पर्म्स भी रख दिए गए। हमें पता है फर्टिलाइजेशन केवल एक का होना है, तो हम इस प्रोसेस में क्या करते हैं, स्पर्म और ओवा का मिक्सचर इकट्ठा करते हैं और फिर फीमेल के इस फैलोपियन ट्यूब में इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस फैलोपियन ट्यूब में इसे ट्रांसफर किया गया है, तो इसलिए इसे कहा गया है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ध्यान रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस गिफ्ट और जिफ्ट के फुल फॉर्म से रिलेटेड भी आते हैं और कब इसे परफॉर्म किया जाता है। जिफ्ट और गिफ्ट में फर्क, जिफ्ट में जाइगोट ट्रांसफर किया जाएगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाएगा, और गिफ्ट में ओवम अलोंग विद स्पर्म्स ट्रांसफर किया जाएगा। ये जो गिफ्ट है वो इन वाइवो टेक्निक है और जिफ्ट जो है वो इन विट्रो टेक्निक है। जिफ्ट में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होता है, और गिफ्ट में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। ध्यान से सुनिए और समझिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और मेथड है जिसे कहते हैं AIS, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। याद रखिएगा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में एक और मेथड है, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन एक और प्रॉब्लम, और एक और प्रॉब्लम का एक और बेहतरीन सॉल्यूशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसका इस्तेमाल जानवरों की ब्रीडिंग में भी कराया जाता है और बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है ये। ऐसा केस जहां स्पर्म बहुत कम हो, मेल पार्टनर के पास स्पर्म कम हो, या फिर मेल के पास एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो, जिसे इम्पोर्टेंस कहा जाता है। एक टर्म आपने सुना होगा, इम्पोर्टेंस, जिसे कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसे कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब होता है इरेक्शन की प्रॉब्लम है। मेल्स अपने पीनस में इरेक्शन को होल्ड नहीं कर पाते।
ज्यादा देर तक ये इरेक्शन को होल्ड नहीं कर पाते, इजैकुलेशन प्रीमैच्योर हो जाता है, इसलिए मेल अपना सीमेन फीमेल बॉडी में ट्रांसफर नहीं कर पा रहा। और जब मेल सीमन फीमेल बॉडी में ट्रांसफर नहीं कर पा रहा तो उसे इंपोर्टेंस कहा जाता है। ऐसी प्रॉब्लम का बेहतरीन सॉल्यूशन, मेल का स्पर्म काउंट कम है या सीमेन ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, इफ मेल पार्टनर इज अनेबल टू इंसेमिनेट बिकॉज ऑफ दिस इम्पोर्टेंस, या फिर स्पर्म काउंट बहुत कम है, मतलब कैसा है, ओलिगोस्पर्मिया हो रखी है। कैसी हो रखी है, ओलिगोस्पर्मिया। जैसे आप सभी जानते हैं नॉर्मली एक इंसान इजैकुलेट में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज करता है, लेकिन अगर वही स्पर्म काउंट नॉर्मल से कम हो जाए, 80 मिलियंस हो जाए, 200 से 300 से काफी कम, 80 मिलियंस या उससे कम हो जाए, तो उसे कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। और ऐसे में चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कम हो जाता है। आपको पता होना चाहिए फीमेल की बॉडी के अंदर वजाइना से लेकर के फेलोपियन ट्यूब तक, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक, स्पर्म्स को बहुत सारे स्टेप्स से फिल्टर करके फाइनली केवल कुछ स्पर्म्स ही पहुंचाए जाते हैं। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट को की वजह से वहां पर कुछ ही स्पर्म्स पहुंच पाते हैं, जो इंश्योर करता है कि बेस्ट स्पर्म ही फर्टिलाइजेशन करे। लेकिन अगर किसी मेल के स्पर्म काउंट बहुत कम हो गए हैं, तो ऐसे में जो स्पर्म का डेथ है, स्पर्म की किलिंग है, जो सीमेन ट्रांसफर करते समय बहुत सारे स्पर्म डीजनरेट हो जाते हैं, उसे अवॉइड करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक सस्पेंशन बनाया जिसमें स्पर्म्स को प्यूरिफाई करके हाईली कॉन्सेंट्रेटेड स्पर्म्स को सीधा डीप वजाइना में ये सीधा यूटेराइन कैविटी में ट्रांसफर कर दिया जाता है आर्टिफिशियली। यहां पर हम ओवम, फीमेल की बॉडी नॉर्मल है, फीमेल एग रिलीज कर रही है, फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, यहां हमने किसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, मेल पार्टनर की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसके लिए किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा मेल जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, वो इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा है, इंपोर्टेंस हो गई है, या फिर मेल्स में इजैकुलेट में स्पर्म काउंट बहुत कम है, जिसे हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, जहां 80 मिलियंस पर इजैकुलेट रिलीज हो रहा है। ऐसे में सीमेन इज कलेक्टेड, यहां पर सीमेन को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द हस्बैंड। अब कह रहे हैं हस्बैंड के पास स्पर्म है ही नहीं या पहुंच ही नहीं रहा, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा, तो हस्बैंड से कुछ स्पर्म अगर मिले तो ठीक, नहीं मिला तो हेल्दी डोनर का कुछ स्पर्म्स का एक सस्पेंशन बनाया और फर्टिलाइजेशन को बेहतरीन करने के लिए वजाइना या यूट्रस के अंदर उसे डाल दिया जाता है। ट्रांसफरिंग सीमेन इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। आपको पता है इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफरिंग सीमेन इनटू द फीमेल बॉडी। तो अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है तो या तो वो वजाइना में किया जाता है या तो यूट्रस में किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वजाइना में किया जाता है या IUI किया जाता है। इन दोनों को आप लिख सकते हैं, ये दोनों के दोनों आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, तो एक ऐसा इंसेमिनेशन प्रोसीजर जिसमें सीमेन को सीधा यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा। एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें डीप वजाइना में डालेंगे उसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। तो एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें साइंटिस्ट या डॉक्टर्स मेडिकल असिस्टेंट करने के लिए सीमेन को सीधा फीमेल बॉडी में आर्टिफिशियल तरीके से इंसर्ट कर रहा है, इंजेक्शन या माइक्रोपिपेट के थ्रू से इंसर्ट किया जा रहा है, जो आप इस डायग्राम में देख पाएंगे और समझ पाएंगे। आप देखिए और समझिए, ये देखिए, ये स्पर्म का एक सस्पेंशन कलेक्ट किया, जिसे वॉश किया, क्लीन किया और इसे प्यूरिफाई करके इसका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, आप देखिए यहां पर बहुत ज्यादा है, इसे थोड़ा साफ सफाई करके काफी चीजें इसमें से इंप्योरिटीज को रिमूव करके केवल थिक सस्पेंशन बना दिया जाता है और फिर इस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को फिर फीमेल बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, इधर डीप इनटू वजाइना या फिर इसे सर्विक्स के पास या यूट्रस में इसे इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर जो हो कंप्लीट हो सके। तो इस मेथड को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं या फिर इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं। अगर इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं, इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में इसे AI कहा जा सकता है, इसे हम AI कह सकते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब आपको हमेशा पता रहना चाहिए, इंसेमिनेट का मतलब सीमेन, इंसेमिनेट का मतलब सीमेन को ट्रांसफर करना, ट्रांसफरिंग सीमेन, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जा रहा है, इसलिए इफ इट इज आर्टिफिशियली देन इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कब किया जाता है? जब मेल पार्टनर सीमेन को ट्रांसफर नहीं कर पा रहा।
स्पर्म काउंट बहुत कम है, ऐसे में इसे किया जाता है। अब बचती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और स्पेशल टाइप ऑफ इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं आईसीएसआई। आईसीएसआई इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसे कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म का एक इंजेक्शन जो कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहा जाता है। सीधा स्पर्म के साइटोप्लाज्म को, स्पर्म को साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम में ट्रांसफर किया जाएगा। आईसीएसआई का कई बार फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, याद रखेंगे ये तब किया जाता है जब स्पर्म ऑलमोस्ट नील होता है या कैनाल ब्लॉकेज हो जाती है। अगर सपोज करो टेस्टिस से जो निकलने वाली डक्ट है, अगर जो टेस्टिस से, ये मान लीजिए टेस्टिस है और टेस्टिस से जो निकलने वाली डक्ट होती है वास डिफरेंस या एपिडाइडमिस होती है, यहां से निकलने वाली जो डक्ट है अगर इन डक्ट्स में ब्लॉकेज हो गई, जहां पर स्पर्म की स्टोरेज है, यहां पर स्पर्म की स्टोरेज है, यहां पर स्पर्म की स्टोरेज हो रखी है, अगर इस जगह से आगे का रास्ता, ये जो आगे का रास्ता है ये ब्लॉक हो जाए, किसी रीजन से ये रास्ता ब्लॉक हो गया है, आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा, यानी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा बहुत, या फिर बहुत कम स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, ऑलमोस्ट नील है, ऐसे में क्या किया जाता है, इस मेल के टेस्टिस में से या एपिडाइडमिस से, फ्रॉम टेस्टिस या एपिडाइडमिस, फ्रॉम टेस्टिस जहां पर स्पर्म प्रोडक्शन होता है, या फिर एपिडाइडाइमिस, टेस्टिस या एपिडाइडमिस में से स्पर्म्स को एस्पायरेशन के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है, सिरिंज के थ्रू, नीडल के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है, और फिर केवल एक स्पर्म का इस्तेमाल करके ओनली वन स्पर्म इज यूज्ड। ये देखिए यहां पर केवल एक स्पर्म को सीधा ओवम के अंदर माइक्रोपिपेट के थ्रू, ये केवल एक स्पर्म को लिया, इसको लोड किया और इसे माइक्रोपिपेट के थ्रू सीधा इंजेक्शन, सिरिंज लगा दी जाती है इस ओवम के अंदर। ये देखिए केवल एक स्पर्म के न्यूक्लियस को या केवल एक स्पर्म को ओवम के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें माइक्रो इंजेक्शन की जाती है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर केवल डीएनए या न्यूक्लियस को ट्रांसफर किया जाता है। इस टेक्निक को हम कहते हैं एक आईसीएसआई, जिसे माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? माइक्रो इंजेक्शन। ये भी एक तरह का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, यहां भी फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर कराया जा रहा है। इन विट्रो का ये भी एग्जाम्पल है, लेकिन इस एग्जाम्पल में कुछ फर्क है। आपने उधर पढ़ा था जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, आईवीएफ जब किया था, आईवीएफ ईटी जब किया था आपने, जहां पर मैंने आपको जिफ्ट के बारे में पढ़ाया, जहां पर इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर के बारे में पढ़ाया, क्या थी कहानी? वहां पर एक ओवम के चारों तरफ स्पर्म्स का जाल बुन गया था, स्पर्म्स का सस्पेंशन यहां पर ड्रॉप कर दिया गया था, डिपॉजिट कर दिया गया था। यहां पर कई सारे स्पर्म्स अलाउ किए गए थे ताकि ओवम के अंदर नेचुरली जैसे फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन हो सके और फिर उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाए। लेकिन यहां देखो ये भी इन विट्रो है, बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन यहां केवल एक स्पर्म का न्यूक्लियस, केवल एक स्पर्म न्यूक्लियस या सिंगल स्पर्म को एक स्पर्म को एग के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, एग के साइटोप्लाज्म में, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। जोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट करके स्पर्म को सीधा अंदर एग के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसीलिए नाम है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, मतलब विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम इंजेक्ट किया जाना। कब? जब ये ब्लॉकेज हो गई। कह रहे हैं यहां से स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा तो हमने एक स्पर्म निकाल लिया, कुछ ही स्पर्म मिल गए तब भी हमारा काम चल गया। अगर स्पर्म काउंट ऑलमोस्ट नील, एकदम खत्म है, याद रखेंगे ब्लॉकेज इन कैनाल्स, कॉज इसके पीछे क्यों परफॉर्म करते हैं, ब्लॉकेज इन कैनाल्स, जो रिप्रोडक्टिव डक्ट्स होती हैं उन कैनाल्स में ब्लॉकेज हो गई है, या फिर स्पर्म प्रोडक्शन ऑलमोस्ट नील हो चुका है,
ऑलमोस्ट नील हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो केवल एक स्पर्म का इस्तेमाल करके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन किया जा सकता है। तो आप यहाँ देखेंगे इस प्रोसीजर में यहाँ पर IVF ET जिसे हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, जिसको हमने पढ़ा था IUT या फिर जिफ्ट में हमने पढ़ा था, एक ओवम के चारों तरफ बहुत सारे स्पर्म्स डिपॉजिट किए गए हैं। ये देखिए, जिनमें से फर्टिलाइजेशन केवल एक का होगा, लेकिन पॉइंट ये है कि एग को स्पर्म के सीमेन के सस्पेंशन में रख दिया गया है, नेचुरली फर्टिलाइजेशन अलाउ की जा रही है। लेकिन यहाँ एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एग को यहां पर चिपका के रखा गया है, एग को यहां पर चिपका के रखा गया है। एक मेथड जिसमें एग को हमने, एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें एग को हमने सक्शन ट्यूब के थ्रू, एग को हमने सक्शन ट्यूब के थ्रू, ये देखिए ये है सक्शन ट्यूब, इस सक्शन ट्यूब की मदद से एग को हमने यहां पर चिपका के रखा हुआ है। ये सक्शन ट्यूब है जिसकी मदद से हमने एग को यहां पर होल्ड किया हुआ है, एग को होल्ड किया हुआ है हमने, और इधर से सीमेन को हम इंसर्ट कर रहे हैं, स्पर्म को ट्रांसफर कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, माइक्रो इंजेक्शन कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिकली स्पर्म का इंजेक्शन किया जाता है। तो इस तरीके का प्रोसीजर जहां स्पर्म को माइक्रोस्कोपिकली इंजेक्ट किया जाता होगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ICSI, इंजेक्शन अंडर कंट्रोल। ये देखिए, इंजेक्शन ऑफ स्पर्म इनटू द एग अंडर माइक्रोस्कोपिक कंट्रोल। तो ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है, आप देखेंगे ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच only one sperm is directly injected into the cytoplasm of ovum, into the ovum या into the cytoplasm of ovum, into the cytoplasm of ovum। इसे कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। तो ये हो गई ICSI की बात। लेकिन अब आता है आखिरी पॉइंट ये समझने वाला कि इन विट्रो हो या इन वाइवो फर्टिलाइजेशन हो, आर्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि आर्ट की अपनी परेशानियां हैं। कह रहे एक्सट्रीमली हाई प्रेसिजन इज रिक्वायर्ड, हाईली प्रिसाइज्ड होना चाहिए और स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स ही ये काम कर पाते हैं। ये सबके बस की बात नहीं है। जहां मशीन की ज़रूरत है, माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए इंडिया में या अगर हम ओवरऑल देखें तो बहुत कम सेंटर्स अवेलेबल हैं, हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। और कई बार तो इसके पीछे, इसके बीच में आती हैं इमोशनल, रिलीजियस और सोशल प्रॉब्लम। कहीं धर्म की प्रॉब्लम, किसी और का स्पर्म किसी और के ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है, कौन है वो, किसका स्पर्म है फर्टिलाइज किया जा रहा है। कहीं इमोशंस की बात आती है और कहीं सोशल प्रॉब्लम, समाज की प्रॉब्लम है, अपने खुद के इमोशन की। भाई ये जो बेबी मेरे बॉडी में डेवलप हो रहा है, ये मेरे खुद का बेबी है या स्पर्म किसी और का लिया है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो कह रहे हैं कि लीगल अडॉप्शन, कह रहे हैं अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ होते हैं, जिनके खुद के पेरेंट किसी एक्सीडेंट में मारे गए हैं या फिर नहीं हैं, किसी कारणवश उनके पेरेंट्स अब नहीं हैं, वो अनाथ की तरह रहते हैं। ऑर्फनेज सेंटर्स पे आप लीगल अडॉप्शन में जा सकते हैं और लीगली बच्चों को अडॉप्ट किया जा सकता है किसी कपल के द्वारा जो पेरेंटहुड करना चाहते हैं, ऐसे किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। क्योंकि जनसंख्या ऑलरेडी बढ़ी हुई है, उसे और बढ़ा करके देश के अंदर और ज़्यादा कंपटीशन ना बढ़ाया जाए, इसके लिए लीगल अडॉप्शन भी किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इसमें बहुत सारा पेपर वर्क रिक्वायर्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को अगर आसान बना दिया जाए तो लोगों के लिए बच्चे को बेबी का अडॉप्शन जो होगा वो एक आसान मेथड हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस टॉपिक को फिनिश कर लिया है। लेकिन क्वेश्चंस करना जरूरी है, फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। आप क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान होंगे, आप कर पाएंगे क्योंकि आपने सारी बातें पढ़ी। मैंने आपको उन्हीं बातों पर फोकस ज्यादा करने के लिए कहा है जो कि जिनमें डाउट या कंफ्यूजन होती है कि कौन सी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी किस पर्पज से की जाती है, और क्वेश्चन में भी वही मिलेंगे आपको। देखिए, पहले तो आप देखिए कि अगर मोर देन 16 ब्लास्टोमियर होगा तो उसे कहां ट्रांसफर करते हैं, सीधी सी बात है, उसे इम्प्लांटेशन करने के लिए यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। इसे कहा जाएगा सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट।
सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये नीट में आया हुआ सवाल है, एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव, ऐसी फीमेल जो कंसीव नहीं कर सकती उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर किया है। सबसे पहली चीज देखिए, एम्ब्रियो का ट्रांसफर कब किया जाता है? एम्ब्रियो ट्रांसफर करने का मेथड जो होता है वो ये होता है जहां पर इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर या फिर जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर होता है। यही दो प्रोसीजर जो दिख रहे हैं जो कि आईवीएफ ईटी के दिखाई दे रहे हैं, तो बेस्ट आंसर यहां पर डी ऑप्शन होगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर का, जहां फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही थी। केस ऑफ कपल मेल इज हैविंग लो स्पर्म काउंट, मैंने बताया था लो स्पर्म काउंट, ये भी नीट का ही सवाल है। एक ऐसी टेक्निक जहां लो स्पर्म काउंट के लिए सूटेबल फर्टिलाइजेशन के लिए होता है उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जब स्पर्म काउंट लो हो, फ्यू हो, ओलिगोस्पर्मिया हो जाए तो थिक सस्पेंशन बना करके कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को फीमेल बॉडी में आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो आंसर बनेगा सी ऑप्शन, इजी ऑप्शन। चाइल्डलेस कपल असिस्टेड हैविंग चाइल्ड थ्रू टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट, अगर गिफ्ट किया गया है तो गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होगा? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। बाकी सारे भी मिलते जुलते हैं, देखिए गैमीट इंटरनल फर्टिलाइजेशन नो, जर्म सेल इंटरनल फेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंसेमिनेटेड फेलोपियन ट्रांसफर। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल सही बनेगा ए ऑप्शन, जो इजीली जो अभी आपने पढ़ा था। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आईवीएफ इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ, आईवीएफ में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो अप टू 16 ब्लास्टोमियर इनटू फेलोपियन ट्यूब, गलत। ओवम इनटू फेलोपियन ट्यूब, गलत। जाइगोट इनटू फेलोपियन ट्यूब जिसे कहते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यहां पर आईयूटी करना पड़ेगा आपको, इसे करना पड़ेगा आईयूटी। तो करेक्ट आंसर बनेगा, अच्छा ये जो है वो फेलोपियन ट्यूब नहीं होगा, ये होगा यूटरस, तब जाकर के करेक्ट होगा। तो ये भी गलत है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बनता है। अगला सवाल, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब सीमेन को आर्टिफिशियली फीमेल बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म डायरेक्टली इनटू द ओवरी, भाई साहब। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हेल्दी डोनर टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, नो। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हस्बैंड टू द टेस्ट ट्यूब, गलत। आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू वेजाइना। तो सबसे करेक्ट आंसर जो यहां करेक्ट बन रहा है वो है डी ऑप्शन। द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में हम आईवीएफ ईटी जिसे कहते हैं, दैट इज आईयूटी या जिफ्ट, यहां पर या तो आईयूटी होगा या फिर जिफ्ट होगा, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। ये इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन है, यहां केवल सीमेन ट्रांसफर हो रहा है, आईयूटी नहीं लिखा है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन ए विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। द टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल, ऐसी फीमेल जो कि खुद अपना ओवम नहीं बना रही, डोनर का ओवम ले लिया, डोनर के ओवम के साथ स्पर्म्स भी लगा दिया ताकि फर्टिलाइजेशन फास्ट हो। तो यहां देखेंगे टेक्निक फॉर गिफ्ट किस फीमेल के लिए रिकमेंडेड है? हुज सर्वाइकल कैनाल इज नैरो, नो। कैन नॉट प्रोवाइड सूटेबल एनवायरमेंट, नो। हु कैन नॉट प्रोड्यूस हर ओन ओवम, अपना खुद का ओवम नहीं बना पा रही बट बाकी सब हेल्दी है, यूट्रस हेल्दी है, वो प्रेगनेंसी को अचीव कर सकती है, वो बेबी को बर्थ दे सकती है, लेकिन शी डोंट हैव हर ओन ओवम। तो दैट्स वाई डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया गिफ्ट देने का। गिफ्ट का मतलब गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, आंसर सी बनेगा करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जिफ्ट प्रोसीजर, जिफ्ट के लिए करेक्ट क्या हुआ? कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर ट्रांसफर्ड टू द फेलोपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट जाइगोट फॉर्मेशन। कलेक्ट ओवा नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, जिफ्ट में जाइगोट ट्रांसफर करेंगे, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विल बी ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब, बी आंसर सही बन रहा है। लेकिन बाकी देखें, जाइगोट फ्रॉम फीमेल डोनर ट्रांसफर करेंगे यूट्रस में, जाइगोट को डोनर से कैसे ले पाओगे? और फिर भी उसे यूट्रस में नहीं फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओवा को फीमेल से कलेक्ट करोगे और यूट्रस में डालोगे तो ये भी नहीं होगा। जिफ्ट, जिफ्ट में जाइगोट ट्रांसफर ही किया जाता है, तो बेस्ट आंसर बी बनेगा। अब देखिए स्टेटमेंट वाला सवाल, आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर फॉर इन वाइवो फर्टिलाइजेशन लिखा है, जबकि हमने देखा कि स्पर्म के न्यूक्लियस को ओवा में सीधा ट्रांसफर बॉडी से बाहर लैब में किया जाता है। मतलब ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का टाइप है, विट्रो नहीं वाइवो होगा, वाइवो नहीं विट्रो होगा, सॉरी। इनफर्टिलिटी केसेस ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट फीमेल कैन बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ऐसी इनफर्टिलिटी जहां पर मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, ये स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, आंसर विल बी बी ऑप्शन।
अगला सवाल, द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म, जब स्पर्म को डायरेक्ट ओवा में इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो ऐसी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, सी ऑप्शन कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर बनेगा सी। ये देखिए मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन हो गया। जाइगोट विद 8 ब्लास्टोमियर अगर होगा तो इसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, जाइगोट मोर देन 8 ब्लास्टोमियर होगा तो इसे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर करेंगे, oocyte ट्रांसफर इनटू फेलोपियन ट्यूब होगा तो गिफ्ट कहेंगे, और उसे स्पर्म को जब डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा यूट्रस में तो उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का प्रोसीजर होगा तो आंसर बनेगा ए को हम 2 से बनाएंगे, 2 के बाद 3 4, 2 का 4 बनेगा, 2 4, 3 का 1 बनेगा और डी का 3 बनेगा। तो 2 4 1 3 कहाँ लिखा है? 2 4 1 3 यहां लिखा है। जाइगोट विद 8 ब्लास्टोमियर जिफ्ट होगा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर 2। पहले से ही आंसर आ गया आपका, इसी से आंसर आ गया। फिर आता है 4 नंबर, 4 नंबर का मतलब जाइगोट विद 8 ब्लास्टोमियर इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर होगा, 4 नंबर हो जाएगा। फिर आएगा 1 नंबर और फिर आएगा 3 नंबर। आंसर विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। सही लगता हुआ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहा जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर कैन बी इन फेलोपियन ट्यूब या इंट्रा यूट्राइन डिपेंडिंग अपॉन द स्टेजेस। ये दोनों बातें बिल्कुल सही है लेकिन रीजन करेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए बी ऑप्शन सही बनेगा। Infertility is inability to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन करने के बावजूद भी अगर इनफर्टिलिटी मतलब अगर इनएबिलिटी है, बेबी प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये ए स्टेटमेंट सही है। फिर सेकंड कहता है इनफर्टाइल कपल कुड हैव चिल्ड्रन, उन्हें चिल्ड्रन दिया जा सकता है कैसे? बाय आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन यहां से ये इसे करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। इनफर्टिलिटी के पीछे कॉज दूसरे हैं, यहां पर ये सोल्यूशन बताया गया है। तो इन दोनों को आप मिलाएंगे तो देखेंगे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आंसर बी विल बी करेक्ट। तो इस तरीके से आप देखें इस टॉपिक में आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनमें थोड़े बहुत कंफ्यूजन होती हैं, जो आप एक बार रिवाइज करेंगे फटाफट से सारे रिवीजन हो जाएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक भी सवाल रहना नहीं चाहिए नीट के एग्जाम में। अगर किसी भी टाइप से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाए आप गलत नहीं करोगे। तो आज का खेला मुझे लगता है यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको एक डीपीपी दी होगी, आप उस डीपीपी को सॉल्व कर लीजिएगा, और डीपीपी को सॉल्व करने के साथ साथ इस क्लास की नोट्स को रिवाइज करने के साथ साथ एक बार फटाफट से एनसीईआरटी की रीडिंग भी 10 मिनट में कर लीजिएगा। खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। और अगर आपके पास 2012 से लेकर के 2025 तक के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हैं तो उन पीवाईक्यूज को भी लगाने की कोशिश कर लीजिएगा, आपका ये टॉपिक पक्का हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इनफर्टिलिटी में आने वाले कुछ टर्म्स, प्राइमरी सेकेंडरी स्टेरिलिटी क्या होती है, इनफर्टिलिटी स्टेरिलिटी में आपस में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है और कैसे डिफरेंट है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होती है, ये बातें हमने पढ़ ली। तो ऐसे ही कुछ और बेहतरीन टॉपिक लेकर के, छोटा टॉपिक कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंसी के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें।